सिद्धार्थ यादव जी, सीधी बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि ये मोदी जी की बौखलाहट है जो इस तरह से अनर्गल बातों पर कुछ भी मतलब निकालकर बोला जा रहा है। आप क्या कहेंगे? और साफ कहा जा रहा है कि पहले फेज के बाद इंडी गठबंधन आगे है, ये आभास हो गया है मोदी जी को। देखिए, सबसे पहली बात तो इनको क्या आभास है या ये लोग क्या सोचते हैं कितना आगे हैं, ये इनका गिरबान में झांकेंगे तो सबको अंदर से पता है देश का मूड क्या है, देश की जनता क्या चाह रही है, और सबको पता है। हम तो बड़ी विनम्रता से लोगों के बीच में अपने काम पर वोट मांगने जा रहे हैं, पर अगर कांग्रेस पार्टी ने अपना एक मैनिफेस्टो निकाला है तो उसकी चर्चा क्यों ना की जाए। ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो एक और तो तुष्टीकरण से प्रभावित है और एक और ये अर्बन नक्सल्स की सोच से प्रभावित है। सिद्धार्थ, सवाल इस वक्त मैनिफेस्टो में किस आधार पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा है। क्या इस बयान के आधार पर यह समझना और कहना सही होगा कि एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की बात कही जा रही है इसमें? नहीं, मैं तो पूछता हूं कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि अपने मैनिफेस्टो में 40 से अधिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को प्रपोज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने, जुडिशरी तक में माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन रखने वाली कांग्रेस पार्टी ने, हर ईडब्ल्यूएस को एक्सपेंड करके माइनॉरिटी को विशेष रूप से आरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया तो क्या किया है? अरे, अगर आपको माइनॉरिटीज की चिंता थी तो कुछ बात औरों के लिए भी लिख देते। पर मुस्लिम लीग से प्रभावित ये मैनिफेस्टो, जहां पर वो बात करते थे हम स्पेशल स्कॉलरशिप लाएंगे, यहां पे भी ये स्पेशल स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। जो 1936 में मुस्लिम लीग कहती थी वही आज कांग्रेस पार्टी कह रही है, और उसके बाद ये कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की बात नहीं कर रहे। मैं तो बहुत बड़ा आज आपके शो पर एक दावा करता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कम करने के लिए एक ओवरसाइट कमेटी को बनाएगी। कांग्रेस पार्टी जवाब दे। ठीक है, लेकिन इस बीच शिवसेना यूबीडी के प्रवक्ता आनंद दुबे भी हमारे साथ हैं। आनंद साहब, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप। निधि जी, सुरभि जी, नमस्ते। देखिए, ऐसा है, कभी कभी लगता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और दूसरी तरफ उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं जिन मुद्दों की देश में इस समय आवश्यकता है। महंगाई पर कोई बात नहीं, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं। अब आप बताइए कि किसकी हिम्मत है इस देश में कि हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र को कोई छीन लेगा, कोई घर के रखे हुए सोने को छीन लेगा और लोगों में बांट देगा। ये कैसी बात है? ये प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। 2016 याद आता है जब माताओं बहनों ने बुरे वक्त के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा अपने घरों में तिजोरी में रखा था, जरूरत के समय के लिए। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करवा दी, लोग लाइनों में खड़े रहे, घंटों घंटों खड़े रहे, कई लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री जी क्या कहीं उसका उदाहरण तो नहीं दे रहे हैं कि मैंने जो काम किया था कहीं वैसा काम आगे तो नहीं देखने मिलेगा? ये प्रधानमंत्री जी आपके ही शासनकाल में संभव है। ये कांग्रेस या कांग्रेस के सहयोगी दल ऐसा नहीं कर सकते। हमारे देश में कोई नेता, कोई सरकार सपने में भी नहीं सोच सकती कि किसी माता बहन का कोई मंगलसूत्र छीन लेगा। ये कैसी भाषा है? भाषा पे कोई नियंत्रण नहीं है, कोई मोदी नाम की लहर नहीं है। 10 साल जैसे होता था कि अब की बार मोदी सरकार, कहीं ये सुनने नहीं मिल रहा, कहीं जनता में कोई चर्चा नहीं है। यह सब देखकर वो हताशा हो गए हैं। वो सोच रहे हैं क्या बोल दूं, कैसे लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ दूं। जिस राजस्थान से मोदी ने दरअसल 25 सीटें आई थी, मैनिफेस्टो पर अटैक किया। बड़ी बुरी है सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अटैक किया, मंगलसूत्र वाली बात कही, तो ये इसीलिए बार बार सवाल पूछा जा रहा है क्या ये लड़ाई, क्या चुनावों की लड़ाई मुद्दे धूमिल होते हुए मंगलसूत्र पर जाकर बहस होगी? नाजिया इलाही खान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अधिवक्ता के तौर पर। नाजिया जी, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर बहस हो रही है और जो बीजेपी है, बीजेपी नेता है, वो खुलकर ये कह रहे हैं कि इस बार जो कांग्रेस की दुकान है उसमें भय, भूख और भ्रष्टाचार ही बिक रहा है। इसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच का सार निकाला जा रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या ये लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई है? देखिए, कांग्रेस ने जिस हिसाब से अपना मैनिफेस्टो निकाला है वो 1936 का पूरा मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। क्या हम भूल जाए कि अजमल कसब पर कांग्रेस की सरकार ने 30 करोड़ रुपए हमारा ही टैक्स दिया व खर्च किया था? क्या हम भूल जाए कि 1989 से लेकर 1991 तक कश्मीरी बेटियों का और कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था? क्या हम भूल जाए कि अफजल ग्रुप के लिए आज भी यहाँ लोग शर्मिंदा कांग्रेस वाले हो रहे? क्या हम भूल जाए कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा लेने वाले आज कांग्रेस के नेता बन करके बैठे हैं? तो डर तो लग रहा है। मैं मुसलमान बेटी हूँ, मुझे आज भी शरिया के हिसाब से चलाने की असदुद्दीन अवैसी साहब और कांग्रेस कोशिश में लगी हुई है।
आज भी हमें बोलना पड़ रहा है कि हम संविधान से चलेंगे, हम शरिया से नहीं चलेंगे। आज भी कोर्ट और अदालत में जाना पड़ रहा है। शाहबानो सायरा बानो रोती रह गई, लेकिन यही मोदी जी की सरकार थी जिसने 3 तलाक बैन करवाया। तो हमें तो डर लग रहा है मुस्लिम होने के नाते भी और बेटी होने के नाते भी कि कहीं कांग्रेस आ गई तो पता नहीं हमारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। नीरज इसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी कर रही हूँ। अब दोबारा उस बात पे प्लीज मत आइएगा, क्योंकि उसमें मैं समय जाया नहीं करना चाहती। जब आप ये कहते हैं कि आर्थिक तौर पर मुद्दों का जवाब नहीं दे रहे, उस बात का जवाब मैं जरूर लूंगी बीजेपी प्रवक्ता से, सिद्धार्थ से, लेकिन अभी फिलहाल जो शाजिया कह रही है उसका जवाब दीजिएगा। सुरभि जी देखिए, वैसे तो भाजपा के प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट है भाजपा के बकौल, तो हमारी बहन जो उनकी बात कर रही हैं वो तो शायद फ्रिंज से भी बाहर हो गई, लेकिन क्योंकि मेरी बहन ने सवाल उठाए, उनको सिर्फ हम ये समझाना चाहेंगे, आप आज बात कर लीजिए बेरोजगारी के ऊपर, आप बात कर लीजिए महंगाई के ऊपर, आप बात करिए ना उस पेट्रोल के ऊपर, आप सिर्फ जो देश के मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करिए। सशक्तिकरण, बहन मैं इस तरीके की बहस नहीं करता हूँ, मुझे माफ करिएगा, मैं इस तरीके से बात नहीं करता हूँ। शाजिया एक एक करके कर लेते हैं ताकि वो भी जवाब दे दें आपकी बात का। ठीक है नीरज, मैं उनको कह रही हूँ, आप अपनी बात पूरी रखिए। सुरभि जी, ये हो सकता है किसी और चैनल पर किसी और नेता से ऐसे बात करती होंगी, अगर आप किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता को नीरज अपनी बात का जवाब दे दीजिए, मैं इस चीज को कंडक्ट कर लूंगी, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज क्योंकि देश के अंदर ये माहौल है कि वो 10 साल का हिसाब पूछ रही है जनता, तो आप उसको मुद्दे से भटकाने के लिए कुछ भी कर लीजिए। आप अपने फ्रिंज एलिमेंट्स को लाइए, आप अपने सूडो फ्रिंज एलिमेंट्स को लाइए, उससे होगा कुछ नहीं। आज सिर्फ नौकरी का हिसाब मांगा जाएगा, आज महंगाई का हिसाब मांगा जाएगा, आज देश के अंदर चीन कैसे घुस गया है उसका हिसाब मांगा जाएगा, आज मणिपुर क्यों चल रहा है उसका हिसाब मांगा जाएगा, लद्दाख में क्यों आग लगी हुई है उसका हिसाब मांगा जाएगा। देश के अंदर आज हिसाब मांगा जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा ये जो हाथ है कांग्रेस का ये बदलेगा आपके हालात। तो देश में ये नारा जो चल गया है, इस वजह से ये बौखलाहट शुरू हो गई है। एक बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछा गया था नाजिया जी की तरफ से कि क्या 50 साल आपने राज किया, क्या उस वक्त बेरोजगारी नहीं थी, क्या उस वक्त महंगाई नहीं थी, इकोनॉमी पर बात नहीं होती थी? पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सरकारी आंकड़े हैं। आज जो महंगाई है वो अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो तो पिछले 70 साल में सबसे ज्यादा है। पेट्रोल कभी 100 के पार नहीं गया था, महंगाई पर क्यों नहीं बात हो रही सिद्धार्थ जी? सिलेंडर 1200 के पार ठीक है, चलिए आप ही का सवाल मैं आगे बढ़ाते हुए, आप ही का सवाल आगे बढ़ाते हुए सिद्धार्थ जी से प्रश्न कर रही हूँ, महंगाई पर क्यों नहीं बात हो रही? ओवैसी भी आरोप बार बार लगा रहे हैं कि मुसलमानों को घुसपैठिया कहा जा रहा है, कांग्रेस भी बार बार आरोप लगा रही है कि अनर्गल बातें बनाई जा रही हैं। जो मुद्दे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर बात क्यों नहीं हो रही? मैं नीरज जी आपसे आग्रह करूंगा 40-45 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि मैं नीरज जी की तरह किसी को यहाँ पे डिबेट पे फ्रिंज एलिमेंट और किसी को आउट ऑफ फ्रिंज एलिमेंट उस स्तर पे जाकर के तो डिबेट कर नहीं सकता। बट नीरज जी की एक कमजोरी हो चुकी है और ये इनकी गलती नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी की है। जो आंकड़ा इनको पता नहीं कहाँ से आंकड़ा लेकर के आते हैं और फिर कहेंगे आंकड़ा ऐसा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, आंकड़ा ऐसा। अरे आंकड़े और भी देख लीजिए। आंकड़ा ऐसा है कि आपके समय में जब सरकार आप छोड़ करके गए थे तब हम 10वें स्थान पर, 2004 में हमने आपको 10वें स्थान पर भारत दिया था, 2014 में हम आए 10वें स्थान पर ही था, हम 10 साल में उसको 5वें पे ले आए। इसको भी देख लीजिए। 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 3.8 ट्रिलियन पे ले आए, इसको भी देख लीजिए। 75 एयरपोर्ट को 150 एयरपोर्ट पे ले आए, इसको भी देख लीजिए। अरे आज आपको आंकड़े ना जाने कहां से आंकड़े लेकर के आते हैं। मैं तो सोचता हूं पर कैपिटा इनकम 86,000 थी, आज 1.5 लाख हो गई है, और हमारी आज मेट्रो सिटीज 5 थी वो 20 हो चुकी हैं, बैंक अकाउंट्स 10 करोड़ थे वो 50 करोड़ हो चुके हैं। नीरज जी आंकड़े नहीं देखना चाहते और निधि जी, इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 10 सेकंड लूंगा, हम तो मुद्दों पे ही बात करना चाहते हैं। पर कांग्रेस का वो इतिहास कैसे भूल जाएं कि एक प्रधानमंत्री ने खड़े होकर के कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कैसे भूल जाएं? ये लोग अगर सत्ता में आ जाए और अपने मंशा को देश के सामने रखने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो किससे लेकर के किसको देंगे? हम कैसे भूल जाएं कि घुसपैठियों को लेकर के, रोहिंग्या को लेकर के कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहा है? नीरज जल्दी एक जवाब दे दीजिए। हमारे बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट कराने में कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा हाथ रहा है, हम कैसे भूल जाएं? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और सिर्फ आंकड़ों की बात करूंगा। इस देश के अंदर 2004 से 2014 में मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था वो 350% बढ़ा, इनकी सरकार में वो 150% बढ़ा है। इस देश के अंदर 2004 से 2014 के अंदर नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो बढ़े वो 150 गुना बढ़े, इनके यहाँ पर 100 गुना बढ़े। तो अब समझिए हमारे विकास का हम तो हिसाब देते हैं, इनके विकास का जो हिसाब है वो सिर्फ और सिर्फ सवाल है। और उसके बाद
अब मैं निधि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान चला दीजिए, एक बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान चलाइए। सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री की ओर बोल से रहे थे कि क्या आपकी संपत्ति पर सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या ये अधिकार मिलना चाहिए सरकार को कि आपकी संपत्ति जो आपका सोना है उस पर सरकार का अधिकार हो या ऐंठने का अधिकार हो? इसीलिए प्रहार किया गया था।